आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से दोस्तों हम लोग सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी सेट 10 तक कंप्लीट हुआ है उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना है और वहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने लोग नए आ रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इस पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट करा सकें। अभी जीके जीएस का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। जब ही 30 सेट जीके जीएस का कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग रीजनिंग मैथ का भी शुरू कर देंगे, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। चलिए, तो आपके सामने यह सेट नंबर 11 है। आइए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कहीं कहीं पे मैथ रीजनिंग, कहीं पे जीके जीएस दिया गया है, तो हम लोग सब कुछ ढूंढ कर रखे हैं। वहाँ से हम लोग जीके जीएस वाला पार्ट से शुरू कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे बात कर लेना है, 92 62 30 17 69 पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। 9262301769 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कुछ पेमेंट करना होगा इसके लिए। यहाँ पे बहुत सारे बुकों का पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक, यानी एग्जाम तक दो तरह से पीडीएफ सेंड किया जाएगा। एक तो बिल्कुल प्लेन पीडीएफ सेंड किया जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है, और दूसरा कि एक जो है टिक लगा हुआ आंसर में आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सौर ऊर्जा को फोटान रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल नामक हरे वर्ण की उपस्थिति में होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मैं आपको फार्मूला एक जो है रिएक्शंस में बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्शंस होता है। वायुमंडल से C+6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे वाटर लेते हैं और ये जो है रिएक्शंस करता है। एरो यहाँ पे होगा, एरो यहाँ पे नहीं बना तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एरो बनता है यहाँ पे। एरो के बाद आपका ये रिएक्शंस ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शंस कर लेते हैं और रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल। यहाँ पे मैं CHL लिख रहा हूँ और सन लाइट की उपस्थिति में, सन की उपस्थिति में आपका एक बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस आपका H2O। ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C6H12O6 ये जो ग्लूकोज इसको बोलते हैं, यही जो है पौधों के लिए भोजन का काम करता है। ऐसा रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार जो आरएनए में नहीं पाया जाता है वह है आपका थायमीन। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। डीएनए में थायमीन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरोसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, यूरोसिल पाया जाता है। यूरोसिल पाया जाता है, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे यूरोसिल पाया जाता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडीन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन। आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरोसिल। ठीक है, लास्ट में जो है यूरोसिल इसमें एक अलग पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। डीएनए में एडेनिन थायमीन के साथ द्विबंध और गवानीन साइटोसिन के साथ त्रिबंध बनता है, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 पे चलना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जीके जीएस का पार्ट आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, G20 देशों में जी अक्षर क्या का अर्थ बताना है। आपका ग्रुप हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 के सदस्य हैं कौन कौन हैं दोस्तों,
तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 दिसंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसकी अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2024 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ये सारी बातें हैं, इसे देख लीजिएगा। G20 में विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास रहती है और G20 के गठन की घोषणा वर्ष 1999 में वाशिंगटन डीसी में G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURAP योजना संदर्भित करती है आपका किसको? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो आपका हो जाएगा 1947 में। आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों को जाननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा शिमला में स्थित है, याद रख लीजिएगा। और कुछ संस्थानों के नाम और जगह प्लेस बता दे रहे हैं, देख लीजिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे में, इंडियन लाह रिसर्च संस्थान आपका रांची में है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो आपका 1969 में, 1969 में। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टरों को सेवा में लाया गया था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, याद रख लीजिएगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना अगस्त 1956 में की गई थी और ये भी याद रख लीजिएगा, इसका उद्घाटन जो है पंडित नेहरू ने किया था। भारत का दूसरा बिजली स्टेशन राजस्थान के कोटा के निकट स्थापित किया गया था। और चलिए देखते हैं आगे। एक फैक्ट जान लीजिए, 1983 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे हम लोग, 35 पे, ठीक है। वहाँ मिलेगा हमें जीके जीएस का पार्ट। देखिए, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो हो जाएगा डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। और डेक्कन क्वीन भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है, ये याद रखना है। ठीक है, बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है। क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी जो था उसने किया था 16 अप्रैल 1853 को। 34 किलोमीटर चलाया था उसने, ठीक है, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, याद रख लीजिएगा यहाँ पे। और भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था और 16 अप्रैल को रेल दिवस या 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह मनाया जाता है। वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। और 11 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत का प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से मैसूर के बीच चलाई गई थी। दक्षिण भारत का है, ध्यान रखिए मैं जो बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका दोस्तों जादूगोड़ा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत यूरेनियम निगम की स्थापना 1969 में किया गया था, यानी 1967 में किया गया था।
और जो है भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोड़ा में है, याद रख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश स्थित पन्ना की खदानों में हीरा के लिए प्रसिद्ध है और रानीगंज, झरिया, बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन वर्ष डॉट डॉट में भारत आया हुआ था। तो यह आपका 1946 में भारत आया हुआ था, याद रख लीजिएगा। इंग्लैंड में 1945 में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी, और उसी समय एटली ने 19 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए उसने जो है कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा, जिसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। और 13 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दी थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो आपका कोठारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। कोठारी आयोग भारत में राज्य केंद्र से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 1964 में केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था, कोठारी आयोग का, याद रखिएगा। DS कोठारी के रिपोर्ट पर 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 तैयार हुआ था। और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, ये देखिए राजमनार समिति केंद्र से संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित है। और राजमनार समिति का गठन 1969 में केंद्र राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था, और तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्यों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए यह समिति गठित की गई थी, और 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और यहाँ पे देखिए, ये सब बातें याद रखिए। यहाँ पे है आपका सरकारी आयोग, ये भी केंद्र राज्य से संबंधित है। तो देखिए इनका पूरा नाम मैं बता दूं। देखिए क्या बात था कि जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में गठित सरकारी आयोग का गठन 24 मार्च 1983 में केंद्र सरकार के केंद्र संबंधों की समीक्षा करने उसके संबंध में संस्तुतियों के लिए किया गया था, याद रख लीजिएगा। पूंछी आयोग, ये भी केंद्र राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे 2007 में पूंछी आयोग का गठन केंद्र राज्य पर गठित हुआ था, और राजाचरैया समिति का संबंध कर सुधार से है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये भी एक अलग समिति है, जो अब समय नहीं दिया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। बहुत सारे समितियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग 39 नंबर, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डोवर संधि उत्तरी सागर है इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। मलक्का जो है अंडमान सागर है दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पाक जो है पाक की खाड़ी और मनार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था। ये बातें याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहाँ मिलेगा? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे, 46। ये तो 46 क्या है, रीजनिंग है। 47 देखते हैं। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो आपका ध्रुवीकरण जो है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है, 48 का आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से समय के साथ नवीनीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस
एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों में मृत जीवों के अवशेषों से बनता है। जीवाश्म ईंधन गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और तापन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो आपका है 7,517 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है, याद रख लीजिएगा। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल विस्तार 3214 किलोमीटर है और भारत का पूर्व से पश्चिम की लिए विस्तार 2933 किलोमीटर है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,872.63 वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद रख लीजिएगा, 32,872, एक सेकेंड, पॉइंट में नहीं है दोस्तों, 32,872,063 वर्ग किलोमीटर में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डॉट डॉट में फहराया गया था, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत का गैर आधिकारिक ध्वज पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागन चौक कलकत्ता में फहराया गया था। उस समय झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था और 1907 में मैडम कामा ने स्टुअर्ट गार्ड में झंडा फहराया था। ये भी याद रख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यह झंडा सारे तारे वाले सप्तऋषि तारे थे इसमें। और होम रूल आंदोलन के दौरान 1917 में यानी बेसेंट RBG यानी तिलक ने झंडा फहराया था और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1924 में किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था और दोस्तों इसकी स्थापना में सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी और बहुत सारे लोग थे इसके अलावा। और दोस्तों HRA की ओर से 1 जनवरी 1925 को दी रिवॉल्यूशनरी नाम से आपका इश्तहार छापा गया था, याद रखिएगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था और काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और सचिंद्र सन्याल के द्वारा बंदी जीवन पुस्तक की रचना की गई थी और यह पुस्तक क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। घुड़सवारी के खेल में दौड़ तब होता है जब एक घोड़ा या सवार छलांग के उस अवयव को कम नीचे कर देता है जो बाधा की ऊंचाई तय करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉकडाउन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष ... में पारित किया गया था।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1976 में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रखिए। और इसमें क्या क्या हुआ था तो इसमें जानेंगे, पहले जान लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को मूर्त रूप था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, और क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। और इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और 44वां संविधान संशोधन जो है जान लेते हैं 1978 में किया गया था, और 43वां संविधान संशोधन 1977 में किया गया था। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमको मिलेगा 67 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना है? तो आपका हो जाएगा पेरिस समझौता, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यह समझौता 2015 में पेरिस में अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस कितने बीट का होता है? तो यह आपका 32 बीट का होता है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, मैथ का क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं हम लोग 75 नंबर पे। देखिए यहाँ पे, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह आपका 1867 में यानी 1867 में किया गया था। क्या? तो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में किया गया था। यह अधिनियम जो है भारत में पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन की लिए कानून था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो आपका हो जाएगी त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना त्रिस्तरीय है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो प्रत्येक स्तर पर प्रदान किए जाने वाला स्वास्थ्य संसाधनों और सेवाओं में जटिल और विशेषज्ञता के स्तर के अनुरूप है, याद रख लीजिएगा। एक तो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जमीनी स्तर पर प्रदान की जाती है, और इस तरह से है बहुत 3 में। द्वितीय में क्या होता है तो देख लेते हैं। द्वितीय देखभाल स्वास्थ्य देखभाल और संरचना के पदानुक्रम में अगला स्तर है, और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल आमतौर पर एक विस्तारित अवधि में अधिक विशिष्ट देखभाल को संदर्भित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम के नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों पांडवनी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। पांडवनी छत्तीसगढ़ में महाभारत के 1 या 2 घटनाओं को चुनकर कथा के रूप में निष्पादित किया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। कुछ बातें और जान लेते हैं। देखिए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट गाथा शैली अल्लाह लोकगीत में देखने को मिलती है, जिसमें अल्लाह और उदल 2 भाइयों के साहसिक कारनामों का उल्लेख किया जाता है। और भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं, जैसे डांडिया है, पश्चिम भारत की विशेष रूप से गुजरात का एक लोक नृत्य है। और इसके बारे में और जान लेते हैं, मांडो विवाह समारोह गोवा में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों महेंद्रगिरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस जो है पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका महेंद्रगिरी है। देखिए इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें महेंद्रगिरी नहीं होना चाहिए। देखिए सब, पहली बात तो ये है कि पूर्वी घाटी के अंतर्गत उड़ीसा, महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश, नालामलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा एवं तमिलनाडु का पच्चामलाई शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो देखिए आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका झिंडागड़ा जो कि 1690 मीटर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित, तो यही हो जाएगा दोस्तों। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा।
बट यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से महेंद्रगिरी ही होगा, जो क्योंकि झिंडागढ़ा का नाम नहीं दिया इसलिए यहाँ पे महेंद्रगिरी होगा। क्योंकि 1680 मीटर में आपका 1690 मीटर में झिंडागढ़ा है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकोंडा है। अमरकोंडा नहीं, अरमाकोंडा बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। यह आपका आंध्र प्रदेश में है। तो आपका अरमकोंडा और झिंडागढ़ा ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। और तीसरी ऊंची जो है सबसे चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि 1501 मीटर है। तो यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन के हिसाब से महेंद्रगिरी ही होगा। और देखिए K2 या गार्डियन आस्टीन 86 से 11 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आनामलाई की पहाड़ियाँ पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनामुदी 2695 मीटर है। अनामुड़ी भी बोलते हैं, 2695 दक्षिण भारत की, याद रखिएगा। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 79 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो आपका 21 को याद रख लीजिएगा। ठीक है, भारत में संशोधन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? तो आपका बुध ग्रह, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 28 दिन में पूरा कर लेता है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और हमें इसके लिए चलना पड़ेगा कहाँ पे? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग 87 पे, यही मेरा क्वेश्चन है। HTML में ये जो p टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाइपर, यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा पैराग्राफ बनाने के लिए, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका 1 अरबवां भाग, 1 अरबवां भाग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्या हो जाता है? 1 अरबवां भाग 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी अत्यंत छोटे स्तर पर पदार्थ की नियंत्रण और परिवर्तन का अध्ययन के लिए अनुप्रयोग में लाया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का पहली बार 1974 में आपका नोरियो तानीगुची ने जो है लेकर के आया था। नैनो टेक्नोलॉजी को आणविक विनिर्माण के रूप में भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी पहली बार नोरियो तानीगुची ने उपयोग किया था, तो याद रख लीजिएगा 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों, आपका बस अब समाप्त होने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो हम लोग उसे देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन तो हम लोग नहीं देखेंगे, तो मैथ का है क्या? चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे 95। एडीबी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1996 में 66 में हुई थी, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं। और इस 19 दिसंबर 1966 डेट याद रखिएगा, स्थापना हुई थी। कुल 68 सदस्य इसमें शामिल हैं, और भारत एडीबी का एक संस्थापक सदस्य रहा है। मसातो कांडा को एशिया विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। मसाको कांडा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 96 का ए। अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, अटल सेतु, याद रखिएगा। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल दोनों है। ठीक है, और इसे याद रख लीजिएगा।
अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 97 है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। भारतीय पहलवान विनोद फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका 50 किलोग्राम में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 98 देखते हैं। यहाँ पे 98 है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14। 99 देखते हैं। यहाँ पे वर्ष 2025 के में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो आपका जापान जो है, डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जापान नहीं होगा यार, भारत होगा। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, भारत। वर्ष 2025 में भारत देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में शुरू किया गया था। और 100 भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये आपका उत्तराखंड में हुआ है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।